हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का व्याकरण। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्याकरण के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम 7 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास 12 में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में व्याकरण के कैसे कैसे प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, 7वें टॉपिक में से आपका पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब ये क्या होता है, ये आपको एक वाक्य दे दिया रहेगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको उसका मतलब लिखना होगा और फिर उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे, वहां पे आपको 2 लोकोक्तियां और 2 मुहावरे दे दिए रहेंगे। ठीक है, यानी कि टोटली 4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 करना होगा। ठीक है, एक मुहावरे और एक लोकोक्तियां को करना होगा, तो जिसके लिए आपको वहां पे नंबर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो ध्यान दीजिए कि कैसे आप लोग करेंगे। तो ऐसे ही आपको एक वाक्य दे दिया रहेगा, आपको उसका मतलब लिखना होगा। तो ईद का चांद होना, तो इसका मतलब क्या होगा, ईद का चांद होने का मतलब है अधिक दिनों में दिखाई देना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अधिक दिनों में दिखाई देना। ठीक है, दिखाई देना, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई वाक्य आपको लिखना है कि उस वाक्य में ये आना चाहिए। ठीक है, ये शब्द जो है, ये वर्ड वाक्य जो है ये आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहेंगे कि कोमल भाई, जब से तुम इंजीनियर बने हो तब से तुम ईद का चांद हो गए हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ईद का चांद हो रहा है। ठीक है, मतलब ये शब्द जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोमल भाई, जब से तुम इंजीनियर बने हो तब से तुम ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आया है ईद का चांद। ठीक है, तो यही जो शब्द है ये आना चाहिए। जब आप वाक्य बना रहे हैं तो ये आना चाहिए, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो ईद का चांद होना, तो यहाँ पे ये शब्द वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इससे आप लोग जरूर समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको इसका मतलब लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है वाक्य। ठीक है, वाक्य प्रयोग, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद आप उसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, सही ही कहा गया है
कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये भरनी है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाक्य में ये प्रयोग हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ऐसा वाक्य आपको बनाना है कि आप इस वाक्य को उसमें ला सकें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये बहुत ही कठिन नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अंधे की लाठी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको इसका मतलब लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। तो आप लिखेंगे एक मात्र सहारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका मतलब लिख देंगे। और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो आपको इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए देखिए क्या करना होगा, लिखेंगे आप वाक्य प्रयोग। इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर देंगे। स्टूडेंट जगह थोड़ा सा कम है तो आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए। ठीक है, तो आप इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि अंधे की लाठी, इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो हम जैसे कह सकते हैं मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। मतलब मोहन जो है वो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। तो इस तरीके से आपको इसको बना देना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां को कैसे लिखना है, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुहावरे हैं एवं लोकोक्तियां हैं कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि दूसरा टॉपिक है आपका संधि विच्छेद। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद देखने को मिलेंगे। तो आपको एक ऐसा वर्ड दे दिया रहेगा, उसका आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करके आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, क ख ग घ। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग अगर आपको संधि विच्छेद करने आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तभी कोई बात नहीं है। अगर आपको संधि विच्छेद सीखना है एकदम डीपली से तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको संधि विच्छेद बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा दूंगी ताकि आप लोग संधि विच्छेद में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद अगर आपको सीखना होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अ है और यहाँ पे भी बड़ा आ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब बड़ा आ मिलता है तो वह एक बड़ा अ का ही निर्माण होता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय। तो इस तरीके से जो है ये विद्यालय है और इसका ये संधि विच्छेद यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको सिखा नहीं रही हूँ संधि विच्छेद, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको संधि विच्छेद सीखना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पावक का संधि विच्छेद है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क ख ग घ। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ख, यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। स्टूडेंट्स, आगे का अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संधि विच्छेद किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है विभक्ति और वचन। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो वहां पर भी आपको पता करना होगा। आपको शब्द दे दिए रहेंगे
और आपको पता करना होगा कि ये कौन सा वचन है, ठीक है, और ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, ये सब आपको इसमें पता करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, आत्मनेम। तो इसका ये जो है ये क्या है, प्रथम है, द्वितीय है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये आपको उसमें चयन करना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है क, ख, ग, घ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ख, यानी कि चतुर्थी है और यह है एक वचन, ठीक है। तो ये एक वचन है और चतुर्थी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये है यश। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे पहचानना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पहचान पाएंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस पे पढ़ाई करते हैं तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बस आपको एक बार कमेंट नीचे कर देना है, जो भी आपको चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिया गया है क, ख, ग, घ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क, यानी कि ये छठी विभक्ति है और कौन सा वचन है, यह एक वचन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऐसे ही आगे देखिए, आगे है जगत। अब ये बताइए ये कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग, यानी कि ये जगत जो है ये प्रथम विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे विभक्ति और वचन को, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा टॉपिक क्या है, शब्द युग्म। तो आपको इसको कैसे लिखना होगा, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको दिया जाएगा अनल और अनिल, ठीक है। तो इसको आपको लिखना कैसे होगा, ठीक है। ये जो डैश है ना, डैश, इसको आपको और में चेंज करना है और इसका मतलब आपको लिखना है, इसका भी मतलब लिखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब आगे दिया है तो आगे लिखेंगे और इसका मतलब पीछे दिया है तो पीछे लिखेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे जो डैश दिया है यहाँ पे हम और लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अनल का जो मतलब है वो क्या है और अनिल का, तो यहाँ पे आपको चूज करके लिखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे क, ख, ग, घ। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अग्नि और वायु। तो ये है इसका राइट आंसर। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है अंश और अंश, ठीक है। तो इसमें से भी आपको सेम चयन करना है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क, ख, ग, घ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग, ठीक है। तो अंश और अंश का इसका अर्थ हो जाएगा कंधा और इसका अर्थ हो जाएगा हिस्सा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिख देना है। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पुरुष और परुष, ठीक है। तो इसका आपको मतलब लिखना होगा, अर्थ लिखना होगा। तो इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए नर नारी, आदमी और फरसा, और पुरुष और पैसा, आदमी और कठोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर है घ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चयन करना होगा। अब आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि 5वां टॉपिक है आपका शब्द अर्थ, ठीक है। तो आपको कुछ शब्द दे दिए रहेंगे, उसका आपको अर्थ लिखना होगा, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा कि आप एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अंबर दिया गया है, तो अंबर का आपको 2 अर्थ लिखना होगा। तो अंबर का 2 अर्थ कौन कौन सा हो जाएगा, अंबर का एक अर्थ होगा आकाश और दूसरा होगा वस्त्र। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आकाश और वस्त्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आकाश और वस्त्र। तो इसका ये 2 अर्थ हो गया। ऐसे ही दूसरा देखिए कनक, इसका भी आपको 2 अर्थ लिखना होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा सोना, गेहूं का आटा। तो ये हो जाएगा सोना और दूसरा हो जाएगा गेहूं का आटा, ठीक है, गेहूं का आटा। तो इस प्रकार से आपको इसका 2 अर्थ लिख देना है, ठीक है। और तीसरा क्या है नाग। तो नाग का हो जाएगा सर्प या फिर नागेश्वर। ये सर्प है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा नागेश्वर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका 2 अर्थ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैंने आपको 3 दिखाया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 का आपको 2 अर्थ लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आपको वहां पर शब्द दिए रहेंगे, 3-4 शब्द दिए रहेंगे अगर, तो आपको 2 शब्द का 2 अर्थ लिखना है, ठीक है।
मान लीजिए एक शब्द का दो अर्थ लिख दिए, फिर आपको एक शब्द का दो अर्थ लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। छठा टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो आपको एक अनेक शब्द दे दिए रहेंगे, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका कहीं भी अंत ना हो, ठीक है। जैसे कि कभी भी अंत ना हो, कहीं भी अंत ना हो, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका अगर एक शब्द में हम बात करें तो वो हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनंत, तो ये हो जाएगा आपका अनंत। तो इसी तरीके से आपको एक लंबी सी लाइन दी रहेगी, तो उसका आपको छोटा सा आंसर लिखना होगा कि उसको एक शब्द में हम कैसे बयां कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे का नेक्स्ट देखिए क्या है, जो नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम असंभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसको हम असंभव कहेंगे। तो एक शब्द में हम उसको बयां कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो एक शब्द को हम क्या कहेंगे, असंभव कहेंगे। तो ये लिख देंगे हम असंभव। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। आगे का ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जो सबका प्यारा हो। जो सबका प्यारा हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम सर्वप्रिय कहेंगे। तो ये हो जाएगा सर्वप्रिय। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सर्वप्रिय। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपका सातवां टॉपिक है वाक्य संशोधन। ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो ये आपको क्या करना है, वहां पे आपको वाक्य दे दिए रहेंगे और उसको आपको सही करके लिखना होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात मेरे ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य बिल्कुल सही होता है और वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया रहता है। तो आपको पहचानना होगा, अगर वाक्य वो सही दिया है तो आपको वैसे ही लिख देना है। अगर वाक्य में कोई त्रुटि नजर आ रही है तभी आप लोग चेंज करिएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है लेकिन अपने आप से त्रुटि निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखा करिए कि इसमें क्या त्रुटि है क्या नहीं है। कभी कभी 2-3 वाक्य दिया रहेगा तो उसमें से एक वाक्य जो है वो सही ही दे दिया रहेगा, तो आपको वैसे ही उसको लिख देना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कोई कोई वाक्य में आपको त्रुटि देखने को मिलता है, ठीक है। कोई कोई वाक्य में त्रुटि बिल्कुल रहता ही नहीं है, तो आपको वैसे ही लिख देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 2 4 होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, 2 और 2 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना होगा कि 2 और 2 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। और आगे देखिए, ये आगे क्या कहा जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो इसमें आपको क्या त्रुटि नजर आ रही है, मतलब इसको कैसे आप संशोधन करेंगे, कैसे आप सही करेंगे। गलत तो कुछ नहीं है, बस आपको उसका संशोधन करना होता है, ठीक है। तो गलत आपको कुछ उसमें दिया नहीं होता है, बस उसको आपको सुधारना होता है, बस यही बात है। तो जैसे कि ये कहा जा रहा है मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे ही तीसरा देखिए, तुम मेरे से मत बोलो, ठीक है। तो इसको आप कैसे संशोधन करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तुम मुझसे मत बोलो। ऐसे भी वो हो सकता है, ठीक है, कि तुम मुझसे मत बोलो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तुम मुझसे मत बोलो। तो इस प्रकार से जो आपके 7 टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे मिल जाएगा। वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।